बहुत स्वागत है आशुतोष जी, आप हमारे बुलावे पे, आमंत्रण पर आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है और आपके अनुभव से हमें बहुत उम्मीद है कि आज एक इंटरेस्टिंग क्लासरूम होगा, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा है या कहीं मीडिया स्कूल में काम किया है, बट सब अभी यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है कि इनको थोड़ा ट्रेनिंग उस तरह की मिले जो काम आ सके, क्योंकि अगर हमारी कोई बात नहीं करेगा, हमारा कोई पत्रकार को नौकरी नहीं देगा या पत्रकार बनाएगा नहीं, तो हम अपने पत्रकार खुद बनाएंगे। तो ये वही कोशिश है कि हमारे जो पत्रकार हैं वो जब काम करने जाएं तो वो बेहतर तरीके से काम करें और एक इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म करें। वही हमारी इसमें कोशिश है। आशुतोष जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आशुतोष जी एक सीनियर और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और IBN 7 के ज़माने में सर मैं आपके शोज़ हमेशा देखा करता था और मुझे पत्रकारिता में आने में उसने प्रेरणा दी है। तो आपके साथ आज समय मिल रहा है तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल आशुतोष जी सत्यहिंदी.com के co-फाउंडर हैं। आशुतोष जी 2006 से 2014 तक IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर भी रह चुके हैं और अपनी खास और प्रभावशाली एंकरिंग के लिए वो जाने जाते हैं। IBN 7 पर एजेंडा विद आशुतोष हिंदी मीडिया में सबसे चर्चित और प्रमुख शो हुआ करता था, मेरा पसंदीदा शो भी हुआ करता था। IBN 7 से पहले आशुतोष जी ने 11 साल आज तक के साथ काम किया। उनके 30 साल से भी ज़्यादा के करियर में उन्होंने कई सारे मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है, प्रिंट मीडिया के साथ भी काम किया है और टीवी की भागदौड़ भरी दुनिया के बीच भी आशुतोष जी लगातार ज्वलंत मुद्दों पर लिखते रहते थे। उनके आर्टिकल्स भी खूब चर्चित रहे हैं। आशुतोष जी ने अन्ना आंदोलन पर एक किताब भी लिखी है, साथ ही द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप, बैटल फॉर चेंज नाम से भी उनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता जगत में 3 दशक लंबे करियर के बाद आशुतोष जी ने कुछ समय राजनीति में भी दिया और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सियासत से मोह भंग होने के बाद वो फिर से एक बार पत्रकारिता के क्षेत्र में लौट आए और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमको एक शानदार पत्रकार वापस मिल गए। आपने सत्य हिंदी के रूप में एक नया प्रयोग किया है जो डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मसलों पर गंभीर मीडिया संस्थान के तौर पर काम कर रहा है और सत्य हिंदी की अपनी एक खास पहचान है। डिजिटल में भी आजकल बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन सत्य हिंदी जिस तरह की रिपोर्टिंग और जिस तरह की खबरें कवर करता है वो निश्चित तौर पर प्रभावी है और हम सब उसके पाठक हैं, दर्शक हैं। आज सत्यहिंदी.com अपनी सच्ची पत्रकारिता के लिए भी अलग मुकाम पर खड़ा है। आशुतोष जी हमें डिजिटल जर्नलिज्म इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस विषय पर आज मेंटर करेंगे, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं आशुतोष जी, आप आएँ और हमारे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे एकदम खिले हुए हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत मैं यहाँ दरअसल कोई आज भाषण देने वाला नहीं हूँ। जब संपर्क किया मुझसे तो मैंने कहा कि भाई देखो, भाषण देना तो मुझे खूब आता है, राजनीतिक रैलियों में भी खूब भाषण दिया है और टीवी पर भी भाषण दे लेता हूँ। मैंने कहा अगर इंटरैक्टिव सेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे आप लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि जो ये वन वे कम्युनिकेशन है यूट्यूब में मोस्टली अब वन वे कम्युनिकेशन ही हो गया है। इसलिए अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोग पूछ सकें, जो जिस भी तरीके के सवाल हो, बहुत अनकंफर्टेबल सवाल हो तो भी पूछें, बहुत ही ऐसे सवाल जो आपको लगता हो मन में बात आ रही है तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला सवाल है, तो दुनिया में सारी क्रांति वही लोग करते हैं जो बेवकूफ़ी के सवाल पूछते हैं। अगर उन्होंने बेवकूफ़ी के सवाल नहीं पूछे होते तो सबको दुख था, सबको कष्ट था, लेकिन तथागत ने पूछा ये दुख क्यों है। बहुत ही मासूम सा सवाल था। बहुत सारे लोगों ने कहा क्या बेवकूफ़ी का सवाल है, लेकिन इस एक सवाल ने पूरी दुनिया बदल दी। और क्योंकि जब आप उस सवाल पूछेंगे तो उस सवाल का हल खोजने की कोशिश भी करेंगे और आप सवाल पूछते ही इसीलिए क्योंकि आपको हल चाहिए। तो तथागत ने यह सवाल पूछा था कि दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, निवारण कैसे हो सकता है। तो हम आप जब इतने बड़े व्यक्ति ने, जिनको मैं भारत के इतिहास के 3 या 4 सबसे बड़े महापुरुषों में जिनको मैं गिनता हूँ, अगर वो ऐसा सवाल पूछ सकते हैं तो हमें भी वैसा ही सवाल पूछना चाहिए। और इसलिए तो थोड़ी सी बात मैं जरूर करूँगा शुरुआत में, ताकि एक वो बन जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि
हर यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं है और हर जर्नलिस्ट यूट्यूबर नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह कि जैसे कि हर मीडियम के साथ होता है, वैसे यूट्यूब की दुनिया में भी अब ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जिनका एकमात्र मकसद सिर्फ पैसे कमाना है और पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। और कुछ बड़े पत्रकार हैं, जो पत्रकार थे, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, वो भी आज पैसे कमाने के लिए जिस तरीके की थंबनेल की बात अभी की उस तरीके के लगाते हैं, सनसनीखेज। रोज मोदी जी की सरकार गिर रही है, रोज आना गिर जाती है, सुबह उठेंगे पता चला रही ये फिर आ गया, आपकी दिलचस्पी होती है अब क्यों गिर गई, फिर आप उसको देखते हो, यही इनकी कामयाबी। और अंदर जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि सरकार तो गिरी नहीं है। तो एक चीज दिमाग में जरूर बैठा लीजिए कि पत्रकारिता पैसा कमाने का धंधा नहीं है ये, और मैं धंधे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, ये वो प्रोफेशन है जिसमें पैशन बहुत जरूरी है। ये साबुन बेचने का काम नहीं है। आज जो हिंदुस्तान के अंदर सरकार के चरणों में जो पत्रकारिता गिरी हुई है वो इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता को इन लोगों ने एक धंधा बना दिया, एक पेशा बना दिया। और हिंदुस्तान की का जो पूंजीवाद है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ इनोवेशन नहीं है, यहाँ ब्रांड बिल्डिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है। तो जब आप प्रॉफिट मेकिंग के धंधे में आएंगे तो इसमें और साबुन बेचने में या बीड़ी सिगरेट बेचने में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि सबको लगता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा, विज्ञापन नहीं मिलेगा तो उनका धंधा नहीं चलेगा, और धंधा नहीं चलेगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। ये मूल कारण है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पत्रकारिता इस वक्त रसातल में है। और बड़े अफसोस की बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्रकारिता में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि देखिए अगर एक संस्थान है, अगर वो 1000, 2000, 3000 लोगों को अगर एम्प्लॉय करता है, नौकरी देता है, और अगर वो संस्थान अगर दिवालिया हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो 1000, 1500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के लिए ही जिंदगी चले ये तो ठीक नहीं है। और जैसे अगर आप अमेरिका को देखें, अमेरिका में अगर वहां के पूंजीवाद को अगर आप देखें तो जितने बड़े बिलियनियर हैं, किसी का भी एक नाम ले लें, चाहे बिल गेट्स का नाम ले लें या मार्क जकरबर्ग का नाम ले लें या वो जो आईफोन वाले थे, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ, स्टीव जॉब्स, इन सब लोगों ने दुनिया को कुछ दिया है। अगर बिल गेट्स ने अगर विंडो दिया तो स्टीव जॉब्स ने आपको आईफोन दिया, मार्क जकरबर्ग ने आपको दुनिया से कनेक्ट करने के लिए फेसबुक दिया, यहां तक कि एलन मस्क वो इलेक्ट्रिक कार दे रहा है, स्पेसशिप में आपको ले जाने की बात करता है। अगर आप हिंदुस्तान के बिलियनियर्स को अगर आप देखेंगे तो जरा पूछिए इनसे कि इन्होंने नई चीज क्या की, कौन सा ब्रांड बनाया है जो ग्लोबल ब्रांड कह सकते हैं। फेसबुक तो दुनिया के किसी कोने में जाएंगे आपको फेसबुक का नाम मिलेगा, यहां तक तो आपको कोक का भी नाम मिलेगा, पेप्सी का भी नाम आपको मिलेगा। आप चाइना के अगर आप ग्रेट वॉल पे पहुंचेंगे वहां भी आपको पेप्सी मिल जाएगा, मैकडोनल्ड आपको हर जगह मिल जाएगा, KFC आपको हर जगह मिल जाएगा। तो इन लोगों ने ग्लोबल ब्रांड्स बनाए और फिर वेल्थ का क्रिएशन किया। हमने कोई ग्लोबल ब्रांड हमारे पूंजीपतियों ने नहीं बनाया। अमेरिका का CNN है, अल जजीरा है, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं। हिंदुस्तान के अंदर अल जजीरा क्यों नहीं बना, हिंदुस्तान के अंदर CNN क्यों नहीं बना, हिंदुस्तान के अंदर BBC क्यों नहीं बना। BBC लंदन का ब्रांड है, CNN अमेरिका का ब्रांड है, अल जजीरा दोहा का ब्रांड है, लेकिन हम यहाँ बैठ के सुनते हैं, हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। कितने लोग हैं जो अमेरिका में बैठ के जो हिंदुस्तानी नहीं है वो हिंदुस्तान के किसी चैनल के बारे में बात करते हैं, जिनको देखना उनके लिए एक बड़े प्रेस्टीज का सवाल होना चाहिए। हम 70 साल में ऐसा एक भी जर्नलिज्म का संस्थान नहीं बना पाया, ब्रांड नहीं बना पाया जिसकी ग्लोबल रीच हो। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉफिट बनाना है। CNN 10 साल तक एक एनोनिमस ब्रांड था, कोई नहीं जानता था उसको, लेकिन जब
गल्फ वॉर हुआ 1991 में, तो उसकी रिपोर्टिंग ने उसको दुनिया के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। उसकी रिपोर्टिंग से हम सहमत असहमत हो सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का एक सबक है। इसलिए यूट्यूब पे भी सिर्फ पैसे कमाना एक धंधा रह गया है और कुछ बहुत बड़े पत्रकार बहुत ही खराब काम कर रहे हैं। एक यूट्यूबर्स वो हैं, एक जर्नलिज्म वो है जो सुबह उठते हैं और सिर्फ राहुल गांधी को गाली देते हैं, सिर्फ विपक्ष को गालियां देते हैं, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। दूसरे वो हैं जो सुबह उठते हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, सिर्फ मौजूदा सरकार में खामियां खोजते हैं और नहीं हो तो उसका इन्वेंशन करते हैं, उसका आविष्कार करते हैं। दोनों ही गलत है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, पत्रकारिता का मतलब क्या है? वैसे कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो सोशियो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है उसमें कोई आदमी उदासीन नहीं होता। निष्पक्ष होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि सबका एक पक्ष होता है। हमसे उम्मीद की जाती है कि निष्पक्ष होने के लिए दोनों वर्जन डालें। अगर मोदी सरकार से अगर हमें कोई दिक्कत है तो उनका भी पक्ष रखें और जो दूसरा पक्ष उसको भी रखें। दरअसल यही पत्रकारिता है। और उसके बाद अगर हम कोई ओपिनियन पीस लिख रहे हैं तो उस पर अपनी राय को डालें। रिपोर्टिंग में कम से कम इन सब चीजों का हम ख्याल रखें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब टीवी चैनल्स पे होते हैं तो आप बड़े आक्रामक होते हैं, बड़े वोलेटाइल होते हैं, टेम्परामेंटल होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मेरे कई वीडियोस वायरल हुए जिससे मैंने थोड़ी नाराजगी भी दिखाई, थोड़ा गुस्सा भी दिखाया। लेकिन जब आप सत्यहिंदी पे होते हैं तो बड़े सौम्य दिखाई पड़ते हैं, शांत दिखाई पड़ते हैं, आप दोनों के पक्षों को लाने की कोशिश करते हैं। ये राज क्या है? मैंने कहा राज कुछ नहीं है, मेरे दो किरदार हैं। एक किरदार वो है जब मैं किसी टीवी चैनल की डिबेट में जाता हूँ तो वो एक किरदार है, वहां मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी राय रखूं, तो मैं अपनी राय रखता हूं। लेकिन जब मैं मॉडरेट करता हूं, जब मैं एंकरिंग करता हूं, तो मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं लोगों की राय उनसे निकालूं ताकि बातचीत का एक सिलसिला बने और लोगों को दोनों पक्षों का या जितने पक्ष हैं उसका अंदाजा हो। अगर आप यूट्यूब में अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई एडिटोरियल लिख रहे हैं, जैसे आजकल 10 मिनट के अंदर लोग अपनी बातों को रखते हैं, तो फिर आपको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और आपको रखना भी चाहिए। लेकिन जो बात में यहां इंपॉर्टेंट है वो ये कि जर्नलिज्म और यूट्यूब ये दो अलग अलग चीजें हैं। यूट्यूब में रहते हुए भी आप अच्छा जर्नलिज्म कर सकते हैं अगर आप जर्नलिज्म के नियमों का पालन करते हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलना जर्नलिज्म नहीं है, क्योंकि जब कोई कैमरे के सामने जब कोई रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करता है तो वो एज इट इज अखबार में नहीं छपती या एज इट इज टीवी पे नहीं आता। सबसे पहले वो डेस्क पर आता है, सबसे पहले अपने जो रिपोर्टर है वो अपने ब्यूरो को रिपोर्ट फाइल करता है, जहां उसके सीनियर्स होते हैं, वो इस रिपोर्ट को देखते हैं। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो वापस रिपोर्टर से बात करते हैं, भाई इसमें 3 चीजें और डाल दीजिए, इसमें ये इनका रिएक्शन नहीं, वो उसको भी डाल दीजिए। जब उनको लगता है कि रिपोर्ट मुकम्मल है तब वो रिपोर्ट डेस्क पर जाती है। फिर डेस्क पर सीनियर आदमी उसको देखता है, उसकी कतरव्योम करता है, उसकी भाषा को बेहतर करता है और फिर उसकी हेडलाइन बनाता है और फिर वो आगे जाता है किसी और सीनियर एडिटर के पास, न्यूज एडिटर के पास, एसोसिएट एडिटर के पास। और जब वहां से वो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं अब ये रिपोर्ट मुकम्मल है, जिसमें कोई तथ्यात्मक गलतियां नहीं है, जिसमें भाषागत दोष नहीं है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे कि कहीं कोई रिएक्शन होगा या कहीं कोई गलत मैसेज जाए। अक्सर दंगों की रिपोर्ट में ये होता है। जब पूरा एडिटोरियल डिपार्टमेंट कंफर्म हो जाता है कि ये अभी ठीक है, अभी जाने लायक, अभी जनता की भी जाने लायक, तब वो रिपोर्ट है। अभी यूट्यूब में क्या हो रहा है, लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तथ्य है नहीं है, भाषा का सौंदर्य है नहीं है, कोई चेक नहीं उसमें। तो जर्नलिज्म का मतलब ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। ये संभव है कि आप अकेले हो और आप जर्नलिज्म करना चाहें, आपके पास 4-5 लोगों की टीम ना हो तो भी आप कर सकते हैं। आप जिस पे करना चाहते हैं पहले उसके बारे में खूब अच्छे से रिसर्च कर लीजिए,
आज की गूगल का ज़माना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल कर लीजिए। गूगल में भी इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ऐसे सोर्स को आप कोट मत करिए जो ऑथेंटिक ना हो। ऐसा कोई सोर्स मत उठाइए जो ऑथेंटिक नहीं है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पसंद है। जैसे अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स को कोट करते हैं तो ऑथेंटिक है, इंडियन एक्सप्रेस ऑथेंटिक है, द हिंदू ऑथेंटिक है, CNN ऑथेंटिक है, अल जजीरा ऑथेंटिक है, CBC ABC ऑथेंटिक है। लेकिन अगर आप किसी IB24 को अगर आपने, कौन है किसी को नहीं मालूम, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो सोर्स की ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है जहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हर किताब से आप कोट नहीं कर सकते, कुछ किताबें हैं जहां से आप कोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अपना पब्लिकेशन निकालते हैं और फिर वो किताब छाप देते हैं। उन तक जब आप किताब भी लिखते हैं तो जो ऑथेंटिक किताब जो पब्लिकेशंस होते हैं वो कई बार, जैसे मैंने अगर कोई किताब लिखी, मैंने तो जब किताब लिखी तो सिर्फ जो मैंने लिखा वो एज इट इज पब्लिश नहीं होता, उसके एक एक तथ्य को जो एडिटर होता है वो चेक करता है, टू एंड फ्रो मेरे पास भेजेगा कि भाई ये आपने क्यों किया, इसका सोर्स क्या है। वो मुझसे भी पूछता है, जानता है कि मैं गलत नहीं करूँ, फिर भी मुझसे पूछता है। 3-4 बार होता है। जब पब्लिकेशन कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ये हाँ अब ये ठीक है, अब ये जाने लायक है, तब वो इस प्रोसेस को आप अकेले अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से खबरें लीजिए जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है। कोई भी अननोन सोर्स से आप मत उठाइए। और अगर आप अननोन सोर्स से अगर आप कोई खबर उठाते हैं, क्योंकि गूगल का जमाना है, क्योंकि आज ट्विटर सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो जो उठाते हैं उसको क्रॉस चेक करिए कि जो बात यहां पे आ रही है अच्छी है, बट क्या बाकी और सोर्स भी इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। अगर मान लीजिए जो बात आपने ABC से निकाली और आपको अच्छी लग रही है, चेक करिए क्या हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात है, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात है, क्या इंडियन एक्सप्रेस में ये बात है, क्या आज तक ये बात कह रहा है। और ये जो हिंदी जर्नलिज्म के, जो माफ करिएगा मैं हिंदी का पत्रकारिता पूरी जिंदगी में रहा, हिंदी जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज 10% है। कोशिश करिए हिंदी का सोर्स मत यूज करिए। लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे, मैं जानता हूं इस बारे में। आपने देखा होगा कि मैंने हिंदी के अखबारों का नाम, ऐसा नहीं कि वो खराब है, लेकिन वहां अभी भी प्रोफेशनलिज्म की कमी है। वो जो रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म है, वो जो जिसे कहते हैं ना कि आप एक तथ्य को कंफर्म करने के लिए जिस तरीके की मेहनत चाहिए, जिस तरीके के रिगर्स चाहिए, वो थोड़े कमजोर है वहां पे। थोड़ा सा भटका, लेकिन फिर भी आप 3-4 जगह से कंफर्म कर लीजिए। जिस अखबार को आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है उससे अगर कंफर्म करिएगा, जब 3-4 जगह से कंफर्म हो जाए और मान लीजिए वो कहीं और नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही सोर्स पर है, लेकिन आप अननोन सोर्स है, आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन लगती है कि अच्छी खबर हो सकती है, इसको डेवलप किया जा सकता है, तो फिर आप कोशिश करिए वो कहां से खबर निकले। अगर फिरोजाबाद से खबर निकली है तो वहां पे कोई DM SP कोई तो होगा, वहां के लोकल किसी पत्रकार से बात कर लीजिए जिसको आप समझते हैं, वहां के जो लोकल ऑफिसर उससे बातचीत कर लीजिए। और फिर एक आदमी से बात कर लीजिए, 2-3 इस तरह बात कर लीजिए, फिर कंफर्म अगर हो जाए तब उस खबर को ओन कर लीजिए। दूसरी बात, यूट्यूब में अगर आप हैं, जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो इस रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। भाषा को एक कॉपी आपने लिखी, उस कॉपी को लिखने के बाद 3-4 बार खुद पढ़िए उसको कि कहीं भाषा का दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई वर्तनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर अगर आपको लगता है कि अरे तो बड़ा बुरियत काम है, उस कॉपी को उठाइए, एक कोने में रखिए, बाहर जाइए, वॉक करिए, पान वान खा के आइए, सिगरेट पी के आइए, अगर आप शौकीन हैं उसके, चाय पी के आइए, 10-15 मिनट के बाद फिर वापस लौटिए, फिर उस कॉपी को देखिए, तो आपके अंदर एक नई नजरिए से आप देखेंगे। फिर आपको लगता है वो गलत होता है। मैंने जब जर्नलिज्म शुरू किया तो साप्ताहिक हिंदुस्तान था, मृणाल पांडे एडिटर थी, मैं बिल्कुल यंग था, ट्रेनी रिपोर्टर था। वो जब अपना एडिटोरियल लिखती थी तो मुझे देती थी, जरा देख लेना इसको। वो तो खुद संपादक थी, इतना बड़ा नाम था, हिंदी की इतना बड़ा हस्ताक्षर था, वो अपनी कॉपी मुझे क्यों देती थी? क्योंकि दुनिया का हर कॉपी को एक सेकंड लुक की जरूरत होती। तो मैं तो डर गया जब पहली बार उन्होंने कॉपी दी। बोला नहीं, तुम सब एडिटर हो, तुम्हारा काम है
मेरी कॉपी को भी उसी नजर से देखना जैसे तुम दूसरी कॉपीज को देखो। मैं एडिटर हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कॉपी दूसरी नजर से गुजरेगी, तीसरी नजर से गुजरेगी तो बेहतर होगी। हो सकता है मैंने लिखते समय कोई गलती की, ये उनका कहना। मृणाल पांडे ने कहा कि हो सकता है ये मैंने लिखते समय कुछ गलती की हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारी नजर से गुजरना जरूरी है। तुम ये मत सोचो कि तुम ट्रेनी हो और मैं संपादक। तो कई बार मैं पॉइंट आउट करता था कि मैडम ये यहाँ पे ये दिक्कत हो, वहां ठीक है काट दो। ये कहती थी वो, मैं ट्रेनी था लेकिन मैं उनकी कॉपी एडिट करता था। क्यों? ये रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म। अब आप अकेले हैं, 10 मिनट बाद आइए ना, उसी कॉपी को दोबारा पढ़िए, आपको उसी कॉपी में 10 गलतियां दिखाई पड़ी। जब मैं लिखता हूं एक झोंक पे, तो लगता है दुनिया का सबसे अच्छा लेखन तो मैं ही कर रहा हूं, मैं ही शेक्सपियर हूं। लेकिन 10 मिनट के बाद जब मैं पढ़ता हूं, मुझे लगता है दुनिया में मुझसे ज्यादा खराब तो कोई लिख ही नहीं सकता, इतना खराब लिखता हूं मैं। फिर मैं उसमें दुरुस्त करता हूं, क्योंकि 10 मिनट बाद आपका दिमाग ठंडा हो गया। अब आप एक निष्पक्ष भाव से, उदासीन भाव से आप उस कॉपी को देख रहे हैं। तो जब आप उस कॉपी को देखेंगे तो आप उसमें बदलाव करेंगे। फिर 5 मिनट बाद फिर वापस उस कॉपी को पढ़ें। 3 बार अपनी कॉपी को पढ़ने के बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इसमें किसी तरीके की तथ्यात्मक गलती नहीं है, भाषा भी ठीक है, हम जो कहना चाहते हैं वो बात कह चुके हैं, तब आप उसको कैमरे के सामने बैठिए और फिर उसको रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करना ये भी एक आर्ट है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुआ करते थे। आप अकेले हैं, आप एक काम करिए, आप उसको रिकॉर्ड करके सुनिए। जहां कहीं खटक रहा हो वहां पे निशान लगा, यहां पे हम खटक रहे हैं, यहां पे हम अटक रहे हैं, यहां पे कुछ दिक्कत हो रही है। फिर उसको कॉपी में निशान लगा के फिर दोबारा उसको पढ़िए, दोबारा से रिकॉर्ड करिए। बेस्ट वॉइस ओवर होता है जब आप रिकॉर्ड करिए अकेले। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप घर में हैं अकेले, बाथरूम अगर आपके पास शीशा लगा हुआ है, तो कॉपी को लीजिए, शीशे के सामने आप अपने को जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से। जोर जोर से का मतलब चिल्लाना नहीं, पढ़िए उसको। आपको अपनी आवाज अपने कानों में इको करेगी। आपको लगेगा कि यहां पे ये कर्कश हो गया, यहां पे जो बात मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वो बात नहीं हो रही है। धीरे धीरे आपका धड़का भी खुलेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग ना, धड़का खुला कि नहीं खुला। कभी कभी कुछ लोग सामने बातचीत के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जैसे कैमरे के सामने आते तो नर्वस हो जाते हैं। तो जब आप रिकॉर्ड करके खुद को सुनेंगे तब आपको लगेगा हाँ यार यहाँ दिक्कत हो रही है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है, जो दुनिया के अच्छे एंकर्स हैं, हिंदी में भी बहुत सारे लोग हैं, अंग्रेजी में भी हैं, उनको सुनिए। वो किन शब्दों पे जो है वो जोर देते हैं, कहाँ पे वो अपना रुकते हैं, कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ पॉज देना चाहिए, ये सब उनसे सीखिए। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। और आखिरी चीज ये है, किसी को कॉपी मत करिए, किसी को कॉपी मत करिए। प्रणय राय का अपना स्टाइल है, वो बहुत ही आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के किसी से गप मारने का स्टाइल है उनका, बहुत ही डिग्निफाइड, वेरी पोइज्ड। लेकिन करण थापर ऐसा लगता है जैसे आदमी के मुंह में हाथ डाल के निकाल लेंगे उसकी जबान। करण थापर, प्रणय राय दोनों ही इंपैक्टफुल है, लेकिन एक इंपैक्टफुल अपनी डिग्निटी में, दूसरा इंपैक्टफुल अपने एग्रेशन में। दोनों की दो अलग अलग पर्सनालिटीज है। कभी किसी को कॉपी मत करिए। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र नहीं हो सकते। जिस तरीके से धर्मेंद्र चिल्लाते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं चिल्ला सकते उनके साथ। कुत्ते वो नहीं कर सकता अमिताभ बच्चन। लेकिन धर्मेंद्र भी 30-40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 2, नंबर 1 की स्थिति में रहा। अमिताभ बच्चन, दोनों का स्पेस है। तो अपनी स्टाइल को कभी भी मत खत्म करिए। जो आपका स्टाइल है वही आपकी पूंजी है। आप अगर करण थापर ने अगर प्रणय राय की नकल करने की कोशिश की होती तो कभी करण थापर नहीं बन पाते। प्रणय राय ने अगर करण थापर की नकल करने की कोशिश की होती तो कभी नहीं बन पाते। क्योंकि जो मेरा है वही मेरा है। और आखिरी बात मैं कहूंगा, हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखिए। एक,
आपका टैलेंट किस चीज में, बोलने में या लिखने में? लिखने में, साहित्यिक लेखन में आपका टैलेंट है या रिपोर्टिंग में आपका टैलेंट है? बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे कहते हैं एंकर बनना चाहता हूं। हर आदमी एंकर नहीं बन सकता, शाहरुख खान हर आदमी नहीं बन सकता, वो टैलेंट है। लेकिन संजय लीला भंसाली भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, आप अपने आप को धोखा मत दें। अगर आपके अंदर लेखन का शौर नहीं है तो फिर नहीं है, उसमें फोकस। लेकिन ये आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैं क्या हूं। मैं अच्छा लिख सकता हूं या मैं अच्छी रिपोर्टिंग कर सकता हूं, यह आपको तय करना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता। खुद इस बारे में अपने से अंडरस्टैंड करिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके पास कम से कम अगले 5 साल का प्लान होना चाहिए कि अगले 5 साल बाद मुझे क्या करना। ये नहीं कि आज शौक से जर्नलिज्म में चले और कल छोड़ दिया, या आपको पता ही नहीं है आप 5 साल बाद आपको कहां जाना, आपको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं। तो अगले 5 साल की योजना आपके दिमाग में होनी चाहिए, और तब आप उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमिटमेंट शो करना पड़ेगा, आपको पैशन लाना पड़ेगा, गलत तरीके से नहीं। मान लीजिए आपके कई ट्रेनी रिपोर्टर है, तो 5 साल बाद आपके अंदर कोई तो महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है। 5 साल बाद क्या होना चाहते हैं आप? सीनियर रिपोर्टर होना चाहते हैं, सीनियर एडिटर होना चाहते हैं, सीनियर सब एडिटर होना चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए कुछ तो कोशिश करेंगे ना, टारगेट बेस करके कोशिश तो करेंगे। तो 5 साल बाद आप क्या होना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में योजना भी होनी चाहिए। वो 5 से 7 साल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो योजना भी दिमाग में। तो करियर प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब में अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो यूट्यूब कोई नया जानवर नहीं है, कोई ऐसा जानवर नहीं। जो जर्नलिज्म के जो सिद्धांत हमको पढ़ाए गए, सिखाए गए, वैसे आज भी। और इस बात को बिल्कुल किसी मुगालते में मत रहिएगा कि आप किसी जर्नलिज्म से आपने कोई कोर्स नहीं किया, किसी मुगालते में मत रहिएगा। कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया संस्थान आपको नहीं बना सकता पत्रकार। जितने बड़े पत्रकार हुए हैं अभी तक, कम से कम जिनको मैं जानता हूं, उनमें शायद ही कोई किसी मीडिया संस्थान में गया। इसलिए इसको लेकर किसी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स मत पाओ। वो कहते हैं ना कि नेट प्रैक्टिस कितना भी कर लीजिए, लेकिन जब वो पैट कमिंस की बॉल आएगी तो खेलना तो आप ही को पड़ेगा ना, विराट कोहली को खेलना पड़ेगा ना। नेट प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता। तो मीडिया संस्थान आपको सिद्धांत बता सकते हैं, मैं आप खड़ा होकर आपको बोल सकता हूं, लेकिन आपको तो खुद अपना अन्वेषण करना होगा। तो इसलिए रिगर्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो करिए यूट्यूब में रहते हुए भी, और ये बहुत अच्छा मौका है आपके सामने। दुनिया में इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। एक ऐसे वक्त पे जब आप अपने एक छोटे से कमरे में बैठ के आप एक साथ न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन एक साथ कनेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हैं। और आखिरी बात, लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो ये नहीं कि जिस दिन ग्रेजुएशन में आपने कर लिया उसके बाद से आपकी किताब देखना ही बंद कर दिया। जो मैं उसको पत्रकार नहीं मानता जो सुबह उठ के कम से कम 10 अखबार नहीं पढ़ता। 10 घंटे लगेंगे 10 अखबार पढ़ने? क्या सन्नाटे में आए आप लोग? 10,000 अखबार कैसे पढ़ेंगे? कोई बड़ा 1 घंटे के अंदर आप 10 अखबार पढ़ सकते हैं। पहला अखबार वो उठाइए जो आपको पसंद है, उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ डालिए। पढ़ते क्या होगा, हर आदमी अपनी रुचियों के हिसाब से खबरों को देखता है ना, आप शुरू से अंत तक पढ़िए। तो उसके बाद तो बाकी के जो अखबार हैं, उन अखबारों में आपको जो अलग चीज नजर आती है वो आप पढ़ते हैं। जो आप पढ़ चुके हैं उसको क्यों रिपीट करेंगे? अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं तो 10 अखबारों के चयन में, 10 नहीं कम से कम 6 अखबारों के चयन में इस बात का ख्याल रखें उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं उसमें कवर। उसमें एक हिंदी का अखबार, उसमें हिंदी का भी अखबार हो तो अच्छा है, उसमें तमिलनाडु का अखबार हो जो साउथ इंडिया की खबरों को कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट का अगर पश्चिम बंगाल का हो वहाँ की खबरें कवर करता है। अगर आप गुजरात का एक अखबार हो या वहां से जुड़ा हो कोई अखबार जिसको कवर करता है, और एक नॉर्थ इंडिया का अखबार, तब तो आपने अचानक किसी ने पूछ दिया
कि तमिलनाडु में आपको पता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय अखबारों में होगा, लेकिन जिस शिद्दत के साथ उसको दक्षिण का अखबार कवर करेगा उस शिद्दत के साथ नॉर्थ का अखबार नहीं कवर करता, दिल्ली का अखबार नहीं कवर करता। तो अखबार अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं सुबह उठ के, अगर आप आंख बलने के साथ अगर आपके अंदर अखबार पढ़ने का जज्बा नहीं है, अरे चाय पी लेंगे फिर पढ़ेंगे, या जब बाथरूम आएंगे तब पढ़ेंगे, तब आप पत्रकार नहीं बन सकते। सुबह उठने के बाद जो पहला काम होना चाहिए वो दरवाजे पे जाइए और अखबार उठा के लाइए। जब आप इस आदत में पहुंच जाएंगे तब आप पत्रकार हैं। मुझे 30 साल हो गए, सुबह उठने के बाद पहला काम मैं सिर्फ अखबार उठाने की बात करता हूं, या नहीं तो आपके पास ये फोन है ना, 4-5 अखबार इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बाथरूम में बैठे वहां तो कोई काम करते नहीं, आप वहीं आप इंडियन एक्सप्रेस खोल के पढ़ना शुरू, सबके ई पेपर से। तो अखबार पढ़ेंगे तो लगा आपका होमवर्क कंटिन्यूअस होमवर्क होता है, और उसके साथ साथ जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई किताबें जरूर पढ़ें। मैंने अब आज तक पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मैं साइंस ग्रेजुएट, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसके बाद मैंने फिलॉसफी में एमए किया, फिर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गया। कभी मैंने पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था इसलिए स्वाध्याय मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी। आज भी कंटिन्यूअसली मैं अपने आप को एनरिच करने की कोशिश करता हूं। पॉलिटिक्स से जुड़ी किताब अगर अमेरिका में आई तो उसको लेने की कोशिश करता हूं। ट्विटर, फेसबुक से खबर मत उठाइए, वहां से वही खबर उठाइए जिसका सोर्स ऑथेंटिक है, नहीं तो आप किसी दिन पकड़े जाएंगे, गलती करेंगे और फिर आपको जेल जाने की नौबत आ जाएगी। फेक न्यूज को लेके अब बहुत दुनिया में पूरी जगह एक रिगर्स कानून बनने लगे। वो मजे लीजिए, ट्विटर में जाके मजे लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं। फेसबुक और ट्विटर में भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दुनिया के जो बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं या जो बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको फॉलो करें, वो क्या लिख रहे हैं वहां से अपने आप को एनरिच करें। और फेसबुक पर भी वही करिए, लेकिन फेसबुक से खबरें मत उठाइए। अगर उठा रहे हैं तो 10 बार कंफर्म करें। सब गार्बेज है। वो जो बाइडेन ने बोला ट्रम्प के बारे में, सब गार्बेज है वहां पे, मजे लीजिए वहां पे। चलिए, मैंने काफी कुछ बोल दिया। मुझे लगता है आप लोगों के सवाल बहुत सारे होंगे, तो आप हाँ, कोई आप सवाल प्रिपेयर कर लें अपना, माइक हम दे देते हैं आपको। सर, मैं हैदराबाद मिलेरिया हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ, और ऑलरेडी मैंने अभी डीडी न्यूज़ को छोड़ा है, और उससे पहले मैंने जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 और राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर से भी जुड़ा हुआ था। और तो मेरा एक सवाल ये था सर कि आपने बताया था सर कि सोर्स ऑफ गूगल्स, कि हम किसी भी खबर की प्रामाणिकता को किस तरीके से, तो सर मैं निवेदन ये कर रहा था जो सोर्स ऑफ गूगल्स है, आजकल कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सर कि सोशल मीडिया का ज़माना है और उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल्स पे डाल दी जाती है। तो सर हम किसी भी अगर तथ्य की बात करें तो उसकी प्रामाणिकता को और मतलब किस तरीके से तर्कसंगत बना सकते हैं? देखिए, कोई भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोई भी चीज जो गूगल, बैठ जाइए, कोई भी चीज जो गूगल में आपको दिखाई पड़ती है सिर्फ उसी पर भरोसा करिए जिसका सोर्स आप ऑथेंटिक मानते हैं। 10 अखबार आप आइडेंटिफाई करिए, अगर वो खबर वहां पे है तो उसको आप ले, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, हिंदुस्तान टाइम्स में है, टेलीग्राफ में है, डेक्कन हेरल्ड में है, डेक्कन क्रॉनिकल्स में, क्योंकि वो एक संस्थान है जिनकी क्रेडिबिलिटी है। तो उन संस्थानों में अगर कोई खबर होगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। अगर किसी अननोन सोर्स से अगर आप खबर उठाएंगे तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और अगर आप अननोन सोर्स से उठाते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, दिलचस्प लगता है, तो उसको नोन सोर्स के पास जाइए और वहां से कंफर्म करिए वहां पे छपी या नहीं छपी। अगर वहां भी नहीं छपी है तो फिर उसको किसी बड़े पत्रकार से आप बात कर सकते हैं, जहां से वो खबर निकली है वहां के किसी पत्रकार से बात कर सकते हैं, वहां के किसी पदाधिकारी से बातचीत कर सकते हैं, वहां अपने किसी दोस्त से बातचीत कर सकते हैं।
बट कोशिश करिए अननोन सोर्स से खबर को मत उठाइए, हमेशा खतरा रहेगा कि आप फंस सकते हैं। हाँ प्लीज। सर एक ये भी मेरा सवाल था कि आजकल व्हाट्सएप का जमाना है और अधिकतर क्या है कि आजकल जो टीवी चैनल्स की अगर बात करें तो उसके रिगार्डिंग अगर देखें तो व्हाट्सएप का ऐसा जमाना आ गया है कि पूरी की पूरी जो खबर है उसकी स्क्रिप्ट आदि पूरी है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दी जाती है और वो इस तरीके से एकदम वायरल भी हो जाती है। तो सर जो इसके जो व्हाट्सएप का जो कंटेंट है उस खबर का, तो सर उसमें से कई बार क्या होते हैं जो मेरे जो साथी मेरा जेकेएस न्यूज़ नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ सर, तो मैं उसी के रिगार्डिंग मेरा सवाल था कि जो व्हाट्सएप की जो खबर है तो उसमें उसकी अगर हम कहीं पुष्टि करना चाहें तो कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं सर कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, चाहे वो डीएम है, एसपी है, अगर लोकेलिटी की बात करें पर लेकिन जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते तो उसका हम किस तरीके से सर? Whenever in doubt, cut it out. कोई इसका बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, जब भी आपको किसी तथ्य को लेकर मन में संदेह है उस खबर को हत्या उसी वक्त कर दीजिए। और एक इम्पॉसिबल सा काम आप बता रहे हैं, अगर संभव हो सके तो व्हाट्सएप को अपने फोन से डिलीट ही कर दीजिए। कर सकते हैं सर। मैंने कहा व्हाट्सएप को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए, हाँ या ना? क्यों? क्या 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 आपने बोला? खबर कहां से? एक दूसरे से ना, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए रखिए ना, वहां से खबर क्यों उठाएंगे? आप अपने सवाल का जवाब नहीं दे दीजिए। लेकिन सर इसमें क्या होता है, जो टीवी मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है और व्हाट्सएप मीडिया है। व्हाट्सएप मीडिया ये है कि अगर मैंने कोई गलत बात कर दी है तो तुरंत दूसरा मीडिया तुरंत व्हाट्सएप में दूसरी के वीडियो आ ही जाएगा कि ये बात सही है गलत है, नहीं हो जाती। लेकिन टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया को हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो गलत बोलता है, गलत हमको इंफॉर्मेशन देता है, गलत किसी की प्रशंसा करता है। तो टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया एक ऐसा है, वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको काउंटर करने का। क्यों आप काउंटर करेंगे उसको? उनको गलती करने दीजिए। नहीं, गलती ऐसी करती है, मैसेज गलत जाता है, मानो को किसी पार्टी या किसी देखिए आपका उस जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है उसमें लड़ने से कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप अपना YouTube चला रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि ये टीवी चैनल या ये लोग गलत खबरें दे रहे हैं तो फिर आप उसको उसी तरीके से लीजिए ना। आप क्यों उस संघर्ष में पड़ेंगे? आपको अपना चैनल चलाना है, आपको अपना चैनल चलाना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो बात कह रहे हो वो सच्ची हो, बस। नहीं, मैं वो बात नहीं, जो मैसेज जा रहा है प्रजा के अंदर, मैसेज जा रहा है, मैसेज प्रजा क्लियर करना चाहती है कि भाई यूट्यूब के अंदर मानो को किसी ने भी, मैं यूट्यूबर की बात नहीं करता, लेकिन हम जो एक सोशल वर्कर की तरह अपन देखते हैं, कहीं यूट्यूबर ने कहीं कोई बात बोल दी तो काउंटर तुरंत दूसरा यूट्यूबर दे देता है। लेकिन जो टीवी चैनल है और प्रिंट मीडिया है, क्योंकि कभी कभी कोई सरकार की, किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति की अगर वो प्रशंसा कर लेता है तो हम उसका कभी काउंटर नहीं, तो मैसेज गलत ही जाता है। तो वहाँ सोशल मीडिया आप अपनी भूमिका क्या निभाना चाहते हैं उसमें? आप उसको काउंटर करना चाहते हैं ना? काउंटर नहीं। हाँ, फिर मैं आपने जो दो बातें बोली कि जो न्यूज मीडिया है, टीवी मीडिया है, तो वो क्या है, वो अभी वो ऑथेंटिक है ही नहीं। जितनी सोशल मीडिया है और जो सोशल मीडिया में आज हम एक सोशल वर्कर की तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर हम सफाई कर सकते हैं, और टीवी मीडिया में जो गलत हुआ वो हम सफाई नहीं कर सकते। बस यही बात है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप मत देखो, मेरा मानना है कि अगर आप देखिए तो एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। अच्छा, बहुत एंटरटेनमेंट है उसमें, बहुत बहुत मनोरंजन आपका होगा और फ्री में होगा, कोई चिंता की बात नहीं। जी हाँ, Good evening, sir. हाँ, good evening. I am a follower of yours. I mean, I used to subscribe your routine. My question is that you're saying that there are lots of garbages in the news media field and other media field. So, which are the authentic sources, a list of authentic sources that we would like to read for further development? नहीं, मैं ऑथेंटिक सोर्स के लिए मैं कभी भी माफ करिएगा लेकिन मैं यूट्यूब नहीं देखता। No, sir. I'm not talking about. नो, YouTube. आई एम जस्ट टेलिंग। मैं ट्विटर पे बहुत कम हूँ, फेसबुक पे भी मैं जो खाना बनाता हूँ उसी को डालता हूँ। आज भी
ऑथेंटिक न्यूज इंफॉर्मेशन के लिए मैं जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मैं उन पे ही फोकस करता हूं। इसके अलावा मैं किसी और चीज पे फोकस नहीं करता। ये मैंने अपने लिए एक नियम बना रखा है, क्योंकि मैं किससे लड़ता रहूंगा, अरे तुमने ये गलत लिख दिया, तुमने वो गलत किया, फिर उससे क्या होता है ना, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। अगर आप आज के सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पहला काम करिए कि सोशल मीडिया का जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते उतना कम से कम। अभी मैं कभी कभी होता ना कि मैं खुद बता रहा हूं, अचानक मैंने देखा रात को नींद नहीं आ रही, फिर से चला गया, फिर मैं देखता देखे जा रहा हूं, फिर 1 घंटे बाद कहता मैं क्या देख रहा था, तो गार्बेज ही देख रहा, पूरा ही देख रहा था वो कोई लड़की किसी लड़के को कुछ बोल रही है, कोई पता चला कोई भैंस इधर उधर जा रही है, कोई पता चला शाहरुख खान ये कर रहा है, फिर लगता है मैंने कहा वेस्ट कर दिया मैंने। इसलिए सोशल मीडिया अच्छा है, आपको कनेक्ट रखता है आपके परिवार वालों से, आपके दोस्तों से, आपको पता चलता दुनिया में किस तरीके क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट मत बनाएं। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो आप निश्चित तौर पर किसी दिन अपने आप को किसी कूड़ेदान में पाएंगे। व्हाट्सएप परिवार वालों से जुड़ने के लिए है, दोस्तों से बातचीत करने के लिए है। पता चला अचानक आपने देखा है ग्रुप में आप मेंबर बन गए जिसमें 1000 सदस्य हैं और पता नहीं कहां से खबरें आ रही हैं, उन खबरों को आप ऑथेंटिक मान लेते हैं, फिर उसके आधार पर आप निर्णय करने लगते हैं, फिर उसके आधार पर आप चीजों को अपनी राय देने लगते हैं और पता चला उसका कहीं कोई सिरपैरी नहीं है। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो इस फोन का जितना कम से कम इस्तेमाल है करिए। बहुत ही एंटी सोशल बात मैं कह रहा हूं, ये आपकी जिंदगी को गाइड ना करे, आप इसको गाइड करें। आप अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए गूगल करिए, अच्छे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यहां से लीजिए।